वेलकम स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रबर। आज का नेक्स्ट टॉपिक अपना रबर है। तो हम जानते हैं कि रबर है, क्या है रबर? तो रबर एक बहुलक है। रबर एक क्या है? बहुलक। ठीक है। तो ये जो रबर होता है ये बहुलक के रूप में पाया जाता है। तो रबर है वो प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है। ये प्राकृतिक भी होता है। रबर क्या होता है? प्राकृतिक। और क्या होता है? कृत्रिम बहुलक होते हैं। ये प्राकृतिक बहुलक भी होता है और ये क्या होता है? कृत्रिम भी होता है। ठीक है। इसके बाद ये क्या कहना चाहता है कि इस रबर में प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। रबर में किसका गुण पाया जाता है? प्रत्यास्था का। तो रबर में प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। ठीक है। ये रबर में किसका गुण पाया जाता है? प्रत्यास्था में पाया जाता है। प्राकृतिक रबर का उत्पादन। प्राकृतिक रबर का उत्पादन कहने का मतलब भी अपने पास में है रबर। क्या है अपने पास? रबर। रबर है वो एक प्रकार का क्या है? पॉलीमर है, यानी बहुलक है। फिर ये क्या कहता है कि रबर है वो प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है और रबर में प्रत्यास्था का गुण होता है। किसका गुण होता है? प्रत्यास्था का गुण होता है। और प्राकृतिक रबर का उत्पादन है वो भारत, इंडोनेशिया, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि देशों के अंदर बहुलक का क्या होता है? उत्पादन होता है। और प्राकृतिक बहुलक है वो रबर के पौधे, रबर का जो पौधा होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है हेविया, हेविया ब्रेसिलियनेंसिस। हेविया ब्रेसिलियस नामक पौधे से रबर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। ये प्राकृतिक रबर होता है। तो रबर का क्या होता है? पौधा। और रबर का जो पौधा है वो भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि के अंदर पाया जाता है। यानी ये क्या होते हैं? ये रबर के क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। तो इनका उत्पादन किया जाता है। और प्राकृतिक रबर का जो पेड़ है उस पेड़ का क्या नाम होता है? उस पेड़ का नाम होता है हेविया ब्रेसिलियनेंसिस नामक पेड़ होता है, जिससे रबर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये क्या कहता है? इसके बाद ये कहता है कि प्राकृतिक रबर है। क्या है प्राकृतिक रबर? तो प्राकृतिक रबर है, उस प्राकृतिक रबर है तो पेड़ है अपने पास हेविया ब्रेसिलियस, उसमें दूध के समान एक पदार्थ निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? जिसको रबर छीड़ या लेटेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रबर छीड़ या लेटेक्स। इसको रबर छीड़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रबर छीड़ भी, जो प्राकृतिक रबर है। ठीक है। तो ये रबर के पौधे हेविया ब्रेसिलियस से प्राप्त किया जाता है। और इन पेड़ों के मध्य या इन पेड़ों की शाखाओं या इसके तने के अंदर क्या है? स्टेम के अंदर दूध के समान लेटेक्स निकलता है, जिसको हम रबर छीड़ या लेटेक्स कहते हैं। ठीक है। ये दूध के समान क्या होता है? पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लेटेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम लेटेक्स। ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है कि ये जो प्राकृतिक रबर है, क्या है? प्राकृतिक रबर, तो इसका उत्पादन क्या किया जाता है? इसका उत्पादन किया जाता है। तो विभिन्न देशों के अंदर ये पेड़ पौधे के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? चीरा लगाकर रबर छीड़ के रूप में निकालते हैं। और ये जो रबर छीड़ होता है ये कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। क्या होता है? कोलाइडी। रबर छीड़ है वो क्या होता है? कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। क्या होता है? कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। क्या होता है? कोलाइडी प्रक्षेपण। ठीक है। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है? अपने पास क्या है? रबर। तो रबर क्या एक प्रकार का क्या है? पॉलीमर है, यानी बहुलक है। ये क्या है? पॉलीमर यानी बहुलक है।
इसके बाद हम बात करें, रबर प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूपों के अंदर पाया जाता है। और रबर में किसका गुण होता है? प्रत्यास्थता का गुण होता है। इसको हम इलास्टोमर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, इलास्टोमर्स का प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है कि जब इसको खींचते और खींचने पर पुनः क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो अपनी उसी अवस्था के अंदर वापस आ जाता है। तो इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। रबर का जो उत्पादन है वो भारत के विभिन्न हिस्सों में या भारत में इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि देशों के अंदर रबर का उत्पादन किया जाता है। ये जो रबर का जो पौधा होता है, क्या होता है? रबर का पौधा, उस पौधे का नाम होता है हेविया ब्रासिलियंसिस भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेविया ब्रासिलियंस कहते हैं। और इस हेविया ब्रासिलियंस के तने में क्या कर देते हैं? चीरा लगाकर एक व्हाइट पदार्थ निकालते हैं या दूध के समान पदार्थ निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स कहते हैं या इसको रबर छीर कहते हैं। ठीक है, और ये जो रबर छीर होता है ये कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। क्या होता है? कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। ये आप जानते हैं कि कोलाइडी में दो अवस्था होती है, एक होती है प्रक्षेप परावस्था, एक होता है माध्यम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो कोलाइडी क्या होते हैं? प्रक्षेपण माध्यम होता है। इसके बाद में आता है प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि। प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि तो देखिए, नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि। तो प्राकृतिक रबर का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है या इसको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि देखिए। प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि, यानी इसकी मेथड्स क्या है? तो प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की मेथड क्या है? ये क्या कह रहा है कि जो रबर का पेड़ होता है, किसका होता है? रबर का पेड़। तो रबर के पेड़ में क्या लगाते हैं? टी आकार का चीरा लगा देते हैं। इसका टी आकार का चीरा लगा देते हैं। ठीक है, इस टी आकार का चीरा लगाने पर इसमें दूध के समान, इसके समान दूध के समान लेटेक्स निकलता है। दूध के समान क्या निकलता है? लेटेक्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं? रबर छील कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रबर छील कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे? रबर का जो पेड़ होगा, रबर के पेड़ में क्या लगा देंगे? टी आकार का चीरा लगाएंगे। तो उस टी आकार के चीरा लगाने पर दूध के समान पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? दूध के समान पदार्थ निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स कहते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं? रबर छील कहते हैं। क्या कहते हैं? रबर छील। अब क्या है कि इस रबर छील को क्या किया जाता है? तलो किया जाता है। क्या किया जाता है? तलो किया जाता है। और इसमें तलो इतना किया जाता है, इसमें इतना पानी मिलाया जाता है कि रबर की मात्रा कितनी रह जाती है? रबर की मात्रा 10 से 20% रह जाती है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? जैसे तलो करेंगे तो ये बिल्कुल तलो हो जाता है। इसमें क्या मिला देते हैं? एसिटिक एसिड मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? एसिटिक एसिड मिला दिया जाता है, जिससे ये रबर क्या हो जाता है? संकंदित हो जाता है। रबर क्या हो जाता है? संकंदित हो जाता है। और संकंदित होने के बाद इसको छान लिया जाता है। क्या करते हैं? छान लेते हैं। ठीक है, और छान लेने पर ये जो रबर प्राप्त होता है, क्या होता है? रबर प्राप्त, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेप रबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेप रबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेप रबर। इसको हम क्रेप रबर कहते हैं। ये उपयोगी नहीं होता है। क्रेप रबर है वो उपयोगी नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है। ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की मेथड क्या है कि जो प्राकृतिक रबर होता है उसको रबर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को पेड़ से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले रबर का जो पेड़ होता है
उस रबर के पेड़ में क्या लगा देते हैं, टी आकार का चीरा लगा देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो आपके पास में ये कोई रबर का पेड़ है, क्या है, ये कोई रबर का आपके पास पेड़ है, ठीक है। तो इस रबर के पेड़ के अंदर हम क्या करेंगे, टी आकार का चीरा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टी आकार का चीरा लगाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से ये कोई टी आकार का चीरा लगाएंगे तो इस पेड़ से क्या निकलेगा, दूध के समान पदार्थ निकलेगा। मतलब इसको बीच में से काटना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रबड़ के पेड़ से सबसे पहले रबड़ का जो पेड़ होगा उसमें टी आकार का चीरा लगाएंगे तो दूध के समान पदार्थ निकलता है, जिसको लेटेक्स या रबर चीरे कहा जाता है। और ये क्या किया जाता है कि रबर चीज जो प्राप्त होता है इसमें इतना पानी मिलाया जाता है कि वो इतना तनु हो जाता है कि इसमें रबर की मात्रा 10 से 20% रह जाती है, यानी रबर इतना क्या हो जाता है, तनुकरण हो जाता है। अब क्या है, इस रबर का जो हमने तनुकरण किया इसमें क्या मिला देते हैं, एसिटिक एसिड मिला दिया जाता है, यानी अम्ल मिला देते हैं, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड को मिलाते हैं तो रबर क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। रबर क्या हो जाता है, स्कंदित। और स्कंदित होने पर रबर को क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। और इस छानने पर जो रबर प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेप रबर कहते हैं। और क्रेप रबर है वो उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। क्रेप रबर उपयोगी नहीं होता, इसके निम्न कारण है। क्या कारण है कि क्रेप रबर उपयोगी नहीं होता, तो सबसे पहला क्या है कि क्रेप रबर की प्रत्यास्था कम होती है। क्या होता है कि इसकी प्रत्यास्था कम होती है, क्या होती है, प्रत्यास्था कम होती है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि ये जल में अविलेय होता है, जल में क्या होता है, अविलेय होता है। क्रेप रबर होता है वो जल में क्या होता है, अविलेय होता है। तीसरा कारण क्या है इसका, तीसरा कारण है कि ये कार्बनिक विलायक, जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, कार्बनिक विलायक, जैसे मैं बात करता हूँ एल्कोहल, कार्बनिक विलायक, एल्कोहल, ईथर आदि में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, यानी इसमें क्या होता है, ये आदि विलय हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये निम्न ताप पर क्या होता है, ये 4 नंबर कारण क्या है इसका, 4 नंबर कारण है कि ये जो क्रेप रबर होता है, क्या होता है, क्रेप रबर ये उच्च ताप पर तो क्या होता है, मुलायम होता है। इस पर उच्च ताप पर क्या होता है, मुलायम, लेकिन निम्न ताप पर क्या होता है, ये भंगुर होता है। निम्न ताप पर क्या होता है, ये भंगुर होता है, क्या होता है, भंगुर, यानी आसानी से तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये ऑक्सीकरण अभिकर्मों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जो रिएजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएजेंट, उनके प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट क्या है इसका, 6 नंबर पॉइंट है कि इसके भौतिक गुणों को सुधारने के लिए, इसके क्रेप रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए क्या करते हैं, रबर का वल्कनीकरण किया जाता है, क्या वल्कनीकरण किया जाता है, क्या इसको वल्कनीकरण किया जाता है, ठीक है। तो जो हमें क्रेप रबर प्राप्त हुआ है तो क्रेप रबर उपयोगी नहीं होता है। तो क्रेप रबर उपयोगी नहीं होता है, उसके पीछे कुछ रीजन होता है, कुछ कारण होते हैं कि क्रेप रबर उपयोगी क्यों नहीं होता है। तो क्रेप रबर उपयोगी नहीं होने के पीछे निम्न कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि इसकी प्रत्यास्था क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरा, ये जल के अंदर डिजोल्व नहीं होता है या जल के अंदर घुलनशील नहीं होता है। तीसरा कारण क्या है कि ये कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन आदि में क्या होता है, डिजोल्व होते हुए घुल जाता है। क्रेप रबर है वो उच्च ताप पर क्या होता है, मुलायम, लेकिन निम्न ताप पर ये क्या होता है, भंगुर होता है। और ये ऑक्सीडेशन जितने भी रिएजेंट होता है उसके प्रति ये प्रतिरोधी नहीं होता है, इसको रोकने का ये नहीं करता है। और 6 नंबर क्या है कि क्रेप रबर के गुणों को सुधारने के लिए क्रेप रबर का क्या किया जाता है, वल्कनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, वल्कनीकरण किया जाता है। तो ये अपने पास में क्या है, प्राकृतिक रबर को प्राप्त करने की विधि।
इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राकृतिक रबर की संरचना व उसका संगठन। प्राकृतिक रबर या प्राकृतिक बहुलक की संरचना और उसका संगठन देखिए। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राकृतिक रबर की संरचना व संगठन देखिए। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक रबर की संरचना। तो प्राकृतिक रबर की संरचना वह क्या है, संगठन है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ नेचुरल रबर। प्राकृतिक रबर की संरचना और संगठन क्या है। तो प्राकृतिक बहुलक वो आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक होता है। किसका होता है, आइसोप्रीन का। बी जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन, इसका आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक होता है। आइसोप्रीन का क्या होता है, रेखीय बहुलक होता है। ठीक है, क्या होता है, ये आइसोप्रीन है। तो ये क्या देखिए कि प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का होता है, रेखीय बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन होता क्या है देखिए। तो आइसोप्रीन क्या होता है, 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइईन क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइईन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या आएगा CH3। ठीक है, फिर कार्बन क्या आएगा CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। यहाँ देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2 और 2 की हो जाएगी 4। और इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, 2 एक हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा कार्बन, क्या आ जाएगा यहाँ पर कार्बन। ठीक है, तो 4 होगी। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, 3 होती है 4। और इस कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 कितनी हो जाती है 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रीन। ये अपने पास में क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक जो रबर होता है वो आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक होता है। और आइसोप्रीन का IUPAC नाम क्या होता है, नाम होता है 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखिए आपके सामने है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या आता है CH2। तो ये क्या होता है, इसका प्राकृतिक बहुलक यानी आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबर की संरचना 2 समावियों में पाई जाती है। यानी प्राकृतिक रबर होता है, इसके 2 समावि होते हैं। देखिए प्राकृतिक रबर है, ये 2 समावी संरचनाओं में पाया जाता है। कितनी, 2 समावी संरचनाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो प्राकृतिक रबर होता है 2 प्रकार की संरचनाओं में पाया जाता है। जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समपक्ष समावी। क्या बोलते हैं, समपक्ष समावी। और दूसरा क्या बनता है, विपक्ष समावी। क्या बोलते हैं, विपक्ष समावी। तो समपक्ष को हम क्या बोलते हैं, सिस कहते हैं। और विपक्ष को हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या बनाएंगे, समपक्ष और क्या बनाएंगे, विपक्ष समावी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समपक्ष और क्या बनाएंगे, विपक्ष समावी। यदि इस आइसोप्रीन का हम क्या कर देते हैं, इस आइसोप्रीन का हम कर देते हैं बहुलीकरण। क्या कर देते हैं, बहुलीकरण। तो आइसोप्रीन का बहुलीकरण किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा देखिए। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, क्या आएगा, CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर क्या आएगा CH3, डबल बॉन्ड कार्बन CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन।
तो पॉली आइसोप्रीन के हम दो समावी बनाएंगे। कितने बनाएंगे? दो समावी, जिसको हम क्या बोलेंगे? समपक्ष और विपक्ष। तो पॉली आइसोप्रीन के दो समावी कैसे बनेंगे? देखिए ये जो दो कार्बन है बीच वाले, ये जो कार्बन इसमें डबल बॉन्ड है, तो हमने लिया कार्बन डबल बॉन्ड में क्या लिया? कार्बन। इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH3, और इस कार्बन में हमने क्या CH और क्या CH2। तो समपक्ष का मतलब क्या है कि जुड़ने वाली एकल इकाइयां यदि समान दिशा में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? समपक्ष। और कार्बन के साथ में जुड़ने वाली जो इकाइयां क्या होगी? विपरीत दिशा में, उसको हम क्या बोलेंगे? विपक्ष। तो हमारा समपक्ष बनाया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो देखिए CH2 इकाई क्या है? समान दिशा में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समपक्ष, या क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समपक्ष, या क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। दूसरा विपक्ष समावी कैसे बनेगा? विपक्ष समावी बनेगा जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? यहाँ पर जोड़ेंगे CH2, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? CH2, और यहाँ पर क्या होगा? CH3, और यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब जब विपरीत दिशा में जुड़े होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस, या इसको हम क्या बोलते हैं? विपक्ष समावी। क्या बोलते हैं? विपक्ष समावी। तो कहने का मतलब प्राकृतिक रबर है वो दो समावी संरचनाओं में पाया जाता है, एक होती है समपक्ष संरचना और दूसरी क्या होती है? विपक्ष। तो एक को हम क्या बोलते हैं? समपक्ष समावी, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? विपक्ष समावी। क्या बोलेंगे? विपक्ष समावी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो समपक्ष और विपक्ष समावी होते हैं, ठीक है, तो ये जो विपक्ष समावी है और समपक्ष है, तो ये क्या कहना चाहता है कि प्राकृतिक जो रबर का समपक्ष समावी होते हैं, उस समपक्ष समावी की जो संरचनाएं होती है वो कैसी होती है? कुंडलित होती है। मतलब आपस में इस प्रकार से बॉन्ड के रूप में बनाती है। उसमें बॉन्ड कौन सा होता है? दुर्बल बॉन्ड होता है, और दुर्बल बॉन्ड होने के कारण ही, क्या होने के कारण? कुंडलित संरचना होने के कारण कि ये प्रत्यास्थता का गुण प्रेजेंट करती है। कौन सी? समपक्ष समावी। कौन सी? समपक्ष समावी को देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं समपक्ष और विपक्ष संरचना की। तो अपने पास नेक्स्ट क्या है? समपक्ष और विपक्ष समावी। देखिए नेक्स्ट अपने पास में क्या है? समपक्ष समावी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समपक्ष समावी। तो ये जो समपक्ष समावी होते हैं, तो समपक्ष समावी के अंदर जो एकलक इकाइयां होती है, क्या होती है? एकलक इकाइयां होती है, वो संरचनाएं कैसी होती है? कुंडलित होती है। कैसी होती है संरचनाएं? कुंडलित। और कुंडलित होने के कारण इसमें किसका गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो कुंडलित संरचनाएं होती है, इसमें कौन सा आबंध होता है? इसमें वान डेर वाल आबंध उपस्थित होता है। कौन सा होता है? वान डेर वाल आबंध उपस्थित होता है। तो इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है? देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है? CH2, यहाँ पर क्या आता है? हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आएगा? CH3 और CH2। तो ये इकाइयां आपस में इस प्रकार से जुड़ी होती हैं। ये इकाइयां आपस में किस प्रकार से जुड़ी होती हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से बना के बॉन्ड देखिए। ये इकाइयां इस प्रकार से आपस में बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है। और यहाँ इसमें क्या होता है? ये संरचनाएं आपस में जुड़ती चली जाती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर क्या आएगा? CH3, और यहाँ पर क्या आएगा? CH2, और यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर CH2 और इनके बीच में क्या होता है? आबंध होता है। वो आबंध कैसा होता है? वान डेर वाल आबंध होता है। क्या होता है? वान डेर वाल आबंध होता है। और ये संरचनाएं इस प्रकार से आपस में बॉन्ड बनाती रहती है। जैसे हमने इसको यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, आगे इस प्रकार से संरचनाएं आबंध बनाती हुई आगे की ओर चलती रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो विपक्ष समावी होता है
2 नंबर क्या है, विपक्ष समावी। तो विपक्ष समावी होते हैं, विपक्ष में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गट्टा पोर्चा कहते हैं। क्या बोलते हैं समावी को, गट्टा पोर्चा कहते हैं, ठीक है। और जो गट्टा पोर्चा जो समावी होता है, ठीक है, तो इस नाम से जाना जाता है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि गट्टा पोर्चा क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक बहुलक है वो 2 प्रकार की संरचनाओं में पाया जाता है, और उस प्रकार के 2 प्रकार जो समावी होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, समकक्ष और विपक्ष। तो प्राकृतिक बहुलक का जो विपक्ष समावी होता है, उस विपक्ष समावी की जो श्रृंखलाएं होती है, उन श्रृंखलाओं में तिर्यक आबंध होता है और वो क्या होती है, मजबूत होती है, और इस विपक्ष समावी को गट्टा पोर्चा कहा जाता है, ठीक है। तो विपक्ष समावी है वो तिर्यक आबंध के द्वारा बंधित होते हैं, इसके द्वारा तिर्यक आबंध के द्वारा बंधित होते हैं। तो ये क्रॉस बंध इसमें पाया जाता है, और ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, ये मजबूत होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो विपक्ष समावी है वो देखिए, तो विपक्ष समावी है, संरचना बनाते हैं इसकी। अपने पास में क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर क्या आएगा CH2, और यहाँ पर क्या आएगा CH2, यहाँ पर क्या आएगा CH3, और यहाँ पर क्या आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड क्या आएगा, कार्बन, ये CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या आएगा CH3, और यहाँ पर क्या आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर कार्बन डबल बॉन्ड क्या आएगा, कार्बन। तो कहने का मतलब इस प्रकार से ये श्रृंखलाएं आपस में बॉन्ड बनाती रहती है। तो ये जो बॉन्ड बनाती स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, गट्टा पोर्चा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गट्टा पोर्चा कहा जाता है। और ये प्राकृतिक बहुलक का क्या होता है, विपक्ष समावी होता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, रबर का वल्कनीकरण। क्या आता है, रबर का वल्कनीकरण। देखिए रबर का वल्कनीकरण, तो नेक्स्ट टॉपिक है रबर का वल्कनीकरण। रबर का वल्कनीकरण, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रबर का वल्कनीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रबर का वल्कनीकरण। क्या है, रबर का वल्कनीकरण, ठीक है। तो रबर का जो वल्कनीकरण करते हैं, तो देखिए कि ये रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए, रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए, रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए सर्वप्रथम 1839 में गुडईयर ने, साइंटिस्ट का क्या नाम है, गुडईयर ने उपयोग किया। ये सर्वप्रथम किसने उपयोग किया, गुडईयर ने उपयोग किया। फिर अखबार के पेटेंट में, अखबार के पेटेंट में 1843 में हैंकॉक ने बताया, इसे बताया हैंकॉक ने। इसका मतलब रबर का वल्कनीकरण करने के लिए दो साइंटिस्ट ने यूज किया। तो रबर के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए सर्वप्रथम 1839 में कौन आ गया, गुडईयर आ गया, और उसके बाद 1843 के अंदर कौन आ गया, 1843 के अंदर हैंकॉक ने अखबार में पेटेंट करवाया कि रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। तो रबर का वल्कनीकरण करते हैं तो ये कैसे होता है, ठीक है। तो रबर का वल्कनीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रबर का वल्कनीकरण करते हैं, तो रबर के अंदर क्या लेते हैं, रबर लेते हैं। तो इसकी जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो कैसी होती है, मुलायम होती है। कैसी होती है इकाइयाँ, मुलायम। तो इन इकाइयों में क्या मिला देते हैं, सल्फर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, प्राकृतिक रबर में सल्फर।
जैसे सल्फर या इसमें गंधक मिला देते हैं तो ये क्या कर लेता है, क्रॉस आवरण बना लेता है। क्या बना लेता है, क्रॉस आवरण बना लेता है। और सल्फर के मिलते ही रबर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कठोर। ठीक है, और इसमें लगभग सल्फर कितना मिलाते हैं, 5% के आसपास सल्फर मिला देते हैं। और फिर इस रबर का यूज है वो टायर, ट्यूब आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर रबर का जब तक वल्कनीकरण नहीं होगा तब तक हम क्रॉस आवरण के रबर का उपयोग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब रबर का वल्कनीकरण करते हैं तो रबर में क्या है, रबर की जो यूनिट्स होती है या एकलक होती है या रबर प्राकृतिक रबर होता है वो कैसा होता है, मुलायम होता है। इसको सॉलिड करने के लिए सबसे मिला देते हैं, सल्फर में मिला देते हैं या गंधक में मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्रॉस आवरण बना लेता है और ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो ये सल्फर के साथ में बॉन्ड कैसे बनाता है देखिएगा जरा। तो ये क्या करेगा कि CH2 कार्बन यहाँ पर क्या आएगा, CH3 क्या आएगा, CH3 CH और क्या आता है CH2। तो यहाँ सल्फर इसके साथ में क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 क्या आएगा कार्बन और यहाँ पर क्या आएगा CH3 CH। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। तो ये जो एकलक इकाइयाँ होती है तो कार्बन देखिए 1 2 3 और ये 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार सल्फर क्या है, क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड से हो जाता है या क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रबर का क्या हो जाता है, रबर का क्या हो जाता है, वल्कनीकरण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना कृत्रिम बहुलक। क्या है, कृत्रिम। तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, कृत्रिम बहुलक आता है। वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।